ये गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डीबीएमएस के बारे में बता रहा हूँ। जो भी मिडसिम के बाद है वो सारा पढ़ा दूंगा मैं। नॉर्मलाइजेशन तक रिलेशनल अलजेब्रा कवर नहीं हो पाया, सर ने ही नहीं करवाया अभी। तो मिडसिम से पहले क्या हुआ है, काफ़ी डीबीएमएस के बेसिक कॉन्सेप्ट हुए हैं, ईआर डायग्राम हुआ है, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हुए हैं, और इसी तरीके के टॉपिक्स हुए हैं, बेसिक्स हुए हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हुआ है, एसेट प्रॉपर्टीज हुई है, ये सब हुआ है जो ये थ्योरेटिकल है बट आपको आना चाहिए। टीबीएमएस के मिड सेम के बाद क्या क्या हुआ है, 5 न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हुए हैं जो कि मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसी वीडियो में 5 बताऊंगा। 5 तरीके के क्वेश्चन टाइप हमसे पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है हमारा सीरियलाइजेबिलिटी पे। सीरियलाइजेबिलिटी पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको 1 और 2 मान लेते हैं। टॉपिक का नाम है सीरियलाइजेबिलिटी, क्या होती है आगे देखेंगे। पहला टाइप 1 क्वेश्चन क्या होता है, चेक वेदर द गिवन शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट। लिख नहीं रहा क्योंकि कैसे लिखूँ लैपटॉप में। सेकेंड है कि सीरियलाइजेबल का ऑर्डर बताओ कि कोई भी चीज़ अगर सीक्वेंस में है तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है हमारा ये प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स पे भी 2 होते हैं। एक तो हो गया हमारा सिंपल प्रोटोकॉल, शेयर एक्सक्लूसिव लॉकिंग प्रोटोकॉल। चार चार 5 टाइप के प्रोटोकॉल हैं। 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL, रिगोरस 2PL। तो इन सब पे ना हमें बस 4 एग्जाम्पल बताने पड़ते हैं कि इन सब में ना कुछ इश्यूज होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स हैं। ये थर्ड क्वेश्चन टाइप ये हो गया कि ये सारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो शेयर एक्सक्लूसिव लॉकिंग, किसी भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल वगैरह पे लॉक वगैरह लगाते हैं कि कौन सी कब एक्सेस करेगी, उसके हिसाब से कुछ इश्यूज होते हैं। जैसे स्टारवेशन हो गया, और हो गया हमारा डेडलॉक हो गया। तो एक एक में कुछ ना कुछ इशू आता रहेगा, अगला उससे पिछला वाला इशू सॉल्व करता रहेगा और उसका एग्जाम्पल सेम रहेगा, बताने का तरीका बदलेगा। तो इसमें कोई इशू हुआ, इसमें सॉल्व कर दिया, फिर इसमें अगेन कोई इशू आ गया, इसमें सॉल्व कर दिया, फिर इसमें कुछ आ गया, इसमें सॉल्व कर दिया। तो ये 4 प्रोटोकॉल है। तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये है, टाइप 4, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। हालांकि प्रोटोकॉल्स के टॉपिक में आता है बट इसमें अलग तरीके की न्यूमेरिकल है। इसमें एक तो आरटीएस वैल्यू निकालने के लिए आता है, दूसरा आता है चेक विद गिवन ट्रांजैक्शन विद रोल बैक और नॉट। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन है। एंड में है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म में, बीसीएनएफ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डायरेक्ट पीडीएफ से देखते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहला टॉपिक सीरियलाइजेबिलिटी। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, कोई भी पहले तो ऐसे देखो, ये देख लेते हैं। अभी मत देखो ये है क्या, बस देखो है क्या। इसे एक शेड्यूल बोलते हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस होती है। ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं होती, सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस होती है। तो एक ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो एक वेबसाइट है, उसमें मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, साइन अप कर रहा हूँ, और एक दूसरा बंदा साइन अप कर रहा है, यूजर 1, यूजर 2। तो ये एक ट्रांजैक्शन होगा। ये कुछ अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहा होगा, ये कुछ अपना ईमेल आईडी पासवर्ड होगा। तो वैसे समझ सकते हैं। तो एक शेड्यूल है। शेड्यूल क्या है, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है, साइन अप कॉमन है, मतलब मेजर काम सेम हो रहा है। उसको कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं उस पर ट्रांजैक्शन डिसाइड हो रही है। तो ऊपर वाली चीज शेड्यूल होती है, नीचे वाली ट्रांजैक्शन होती है। तो ये रीड राइट ऑपरेशन, अब ये डेटा आइटम बोलते हैं। ये रीड होता है ऑपरेशन, ये राइट ऑपरेशन होता है, और ये डेटा आइटम होता है जो भी इस गोले के अंदर है। तो रीड राइट ऑपरेशन क्या होता है, रीड में खाली आप डेटा देख सकते हो। तो आप पढ़ तो, अब मान लो दीवार पे कोई वो लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है, पढ़ तो सब सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वहीं कहीं एक शीट आ गई तुम्हारे पास जिसमें तुम्हें साइन करना है, तो सिग्नेचर तो एक एक करके होगा ना, सब एक साथ साइन नहीं कर सकते। तो रीड ऑपरेशन सबके साथ अलाउड है। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ सेम डेटा आइटम रीड कर सकते हैं। बट राइट करने के लिए ना उसे अकेले, कि मैं भाई पहले मैं लिख लेता हूँ, सिग्नेचर कर लेता हूँ, फिर तू कर लियो। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी मैंने। तो ये प्रोटोकॉल लॉकिंग, लॉक्स के बारे में थोड़ा बताया है। सीरियलाइजेबिलिटी टॉपिक, टॉपिक का नाम है सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी पहले T1 होगा या T2 होगा, ये डिसाइड करना है। तो T1 पहले होगा, T2 बाद में होगा। उससे पहले हमें ये देखना है कि यार क्या चीज़ सीरियलाइजेबल है या नहीं, सीक्वेंस है या नहीं। तो कैसे देखते हैं आप, तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। शेड्यूल हैज एन एबिलिटी टू बिकम सीरियलाइजेबल इन अ सीक्वेंस। इन अ सीक्वेंस से हमारा मतलब क्या है, डीबीएमएस में सब मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में हो रहा होता है, बस एक स्ट्रक्चर फॉलो करे। तो हमें अगर इसका सीक्वेंस देखना है तो आंखों से देख के पता चलता है। पहले ये दोनों रीड राइट होगा, फिर ये दोनों रीड राइट होगा, फिर यहाँ से ये रीड राइट होगा। ये एग्जांपल है। क्वेश्चन आज जो है वेदर गिवन शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट। तो सीधा नीचे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और रीड और राइट दे रखा है, फिर रीड दे रखा है। तो पहले इसमें हमें बताना है सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना हम, इसमें ना एक पेयर होता है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है। कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है, रीड जो रीड होता है ये, एक मिनट कहीं ना कहीं तो लिखा है, हाँ ये रहा।
ये ये पहले देख लो, कॉन्फ्लिक्ट पेयर नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है, किसी भी आप डेटा आइटम ए को आप एक्सेस कर रहे हो तो दोनों मल्टीपल एलिमेंट्स ट्रांजैक्शन T1 है T2 है, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन इसे एक्सेस कर सकती है, एट अ टाइम देख सकती है, पढ़ सकती है, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर, इसमें कोई भसड़ नहीं है, इसमें कोई इंडिविजुअल बंदा उसमें नहीं चाहिए, उसे फ्रीडम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, प्राइवेसी नहीं चाहिए। बट राइट का किसी के भी साथ आ जाए ना, राइट का सेम डेटा आइटम पे ए है तो यहाँ तक ए है, तो रीड रीड अलाउड है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर सिर्फ यही है मार्केट में। बाकी राइट के साथ कैसा भी कॉम्बिनेशन हो जाए सेम डेटा आइटम पे, रीड ए डब्ल्यू ए राइट ए, तो ये दोनों एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट पेयर कहलाते हैं। तो अगर ए है हमारा डेटा आइटम, डब्ल्यू ए है, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होगा, रीड ऑफ ए। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो दूसरे को पढ़ने भी नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा, और राइट ऑफ ए, दूसरे को लिखने भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब भाई अगर मैंने बोला कि W का दोनों होता है तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर कैसे हो गया, ये रीड बी है, ये रीड में तो देखना ही नहीं है, दोनों रीड है तो देखना ही नहीं है, ये रीड बी है W बी है तब भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। एक मिनट, रीड ये ऐसे होना चाहिए, तो सॉरी, रीड ए डब्ल्यू बी है तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, ये गलत लिखा है मैंने, क्योंकि ए को रीड कर रहा है बी को राइट कर रहा है, तो ये ना देना ही नहीं है दोनों को, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर तब हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो ना, अगर डिफरेंट डेटा आइटम्स हो, ये डब्ल्यू ए पे राइट कर रहा है बी पे राइट कर रहा है, तो राइट राइट तो कॉमन है, लेकिन ए और बी डेटा आइटम डिफरेंट है, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन जाएगा। तो हमें ये आइडिया एनालाइज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो हटाओ, इट मीन्स for a parallel schedule need to find equivalent serial schedule serializability। हाँ, conflict serializability, view serializability, दो तरीके की serializability होती है। तरीका एक्चुअल में यहाँ है, can be swapped। हाँ, तो इसका क्या तरीका है हमें serializability चेक करने का, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स जो है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर को तुम स्वैप कर सकते हो। तो टाइप 1 क्वेश्चन में गिवन पहले तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों शेड्यूल बराबर है या नहीं, क्या ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, तो कैसे सेम है, तो जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है उसे आप इंटरचेंज कर सकते हो सिर्फ डायगनली, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे इंटरचेंज, नहीं। इस और सिर्फ जैसे लाइन नंबर 4 है तो सिर्फ नेक्स्ट लाइन में या पिछली लाइन में ही कोई इस आइटम में हो तो उसे आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसमें मोटिव क्या है, हमें इंटरचेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर हो रहा है तो क्वेश्चन ये है कि पेयर बिटवीन टू ट्रांजैक्शन नॉट इन सिंगल ट्रांजैक्शन, तो इसमें या इसमें नहीं देखते हम, ऐसे क्रिस क्रॉस में हम इंटरचेंज करते हैं नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। जैसे डब्ल्यू ए आर बी एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, डब्ल्यू ए आर ए एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, क्योंकि सेम डेटा आइटम पे रीड और राइट ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, तो ये इंटरचेंज नहीं कर सकती, ये इंटरचेंज कर देंगे। तो ये इंटरचेंज करने के बाद क्या बनेगा, कहाँ गया, यहाँ आ जाएगा आर बी डब्ल्यू ए, तो आर बी डब्ल्यू ए, ये तो पहले ही है, हमने इंटरचेंज कर करके आर बी ऐसे आ गया, इसे हमने इंटरचेंज करा तो ऐसा बन गया, इवेंचुअली फाइनल में इस शेड्यूल के बराबर आ गया। तो टाइप बनता कि गिवन शेड्यूल मैचिंग और नॉट, कहाँ गया, एक मिनट। तो हमारा मोटिव क्या था, क्वेश्चन क्या था, आर ए डब्ल्यू आर बी, तो आर बी यहाँ आया, डब्ल्यू ए यहाँ आया, नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला था कौन, जो भी क्वेश्चन है आप कर लोगे। ठीक है, तो हमने इंटरचेंज कर करके हमने मैच कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं हम कि ये दोनों इक्विवेलेंट एस और एस डैश शेड्यूल बराबर है या नहीं, तो रीड ए डब्ल्यू ए आर ए, तो ये दोनों बन नहीं सकता, ये दोनों बन नहीं सकता, इसके सेम लाइन में इंटरचेंज नहीं होगा, तो ये दोनों शेड्यूल बराबर नहीं है, तो ये हो गया। टाइप टू क्वेश्चन कंप्लीट सीरियलाइजेबल है नहीं, इसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो सीक्वेंस क्या है, कौन सी ट्रांजेक्शन पहले हो रही कौन सी बाद में, T1 पहले लिखा है, जरूरी नहीं T1 पहले हो, ट्रांजेक्शन से कहाँ एरो जा रहा है, T1 से कहाँ जाएगा। तो इसमें आप क्या करो, एक एक करके आप इसमें, आप इसका तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जितनी भी है, अगर आपको पूछे कि सीक्वेंस बताओ, ऑर्डर बताओ, तो उसमें टोटल ट्रांजेक्शन की जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो जितने भी ये हैं, टी को क्या बोल देते हैं हम, शेड्यूल ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन फैक्टोरियल होता है, तो ये मैंने पिछले में लिखा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी भी हो सकती है उसमें वो एन टी फैक्टोरियल होता है, तो 3 फैक्टोरियल 6 हो गया हमारा। ठीक है, तो 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें हमें सीक्वेंस चेक करना है कि 6 सीक्वेंस में हो सकता है, या तो पहले T1 से T2 पे जाएगा, फिर T3 पे, फिर T1 से पहले T3 पे जाएगा, फिर T2 पे, जैसे 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 6 कैसे पता चला, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का उससे एक नंबर माइनस करके 1 तक लेके जाता है और सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा। तो ये होता है, अब ये टाइप 2 है तो इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट दिखाना नहीं लगेगा, हमें बस ट्रांजैक्शन का वो देखना है कि सीक्वेंस में है या नहीं।
तो वी मेक प्रीसीडेंस ग्राफ, तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीसीडेंस ग्राफ बनता है जिसमें नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में T1 T2 T3 नीचे क्या देना देना नहीं, हमें 3 डब्बे बना देने ऐसे रैंडमली T1 T2। मेन चीज है हमें इसमें एरो देखना है कि किससे एरो किस में जाएगा, उससे इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, और वो कैसे देखना उसका एक अलग तरीका है। और गलती से भी लूप बन गया, लूप बन गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अभी तक जो भी हम स्वैप वैप करके जो भी देखना चाह रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। व्यू सीरियलाइजेबल दो तरीके की सीरियलाइजेबिलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट पेयर के थ्रू, एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कहाँ पे फेल हो जाती है, या तो वो स्वैप वैप होके वैसा सीक्वेंस में ना हो तब फेल हो जाएगी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, या कब फेल हो जाएगी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, जब उसमें लूप आ जाए। जैसे ग्राफ में अगर ऐसे 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 है तो एक और आइटम लूप आ जाए, तो उसका तरीका बताता हूँ। तो T1 T2 T3 बना दिया, एरो हमने डिफाइन करना है। तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ व्हिच इज कॉन्फ्लिक्ट पेयर इन अदर ट्रांजैक्शंस, फाइंड WX इन अदर ट्रांजैक्शन एट एनी टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अदर ट्रांजैक्शन, सबसे ऊपर वाली लाइन में हमें लेना देना नहीं है कौन सा T1 पहले आता है T2 पहले आता है। हमने 3 गोले बना दिए, क्वेश्चन ये देखा। अब स्टेप 1, सबसे पहले 3 गोले बनाने, एरो देखना है। सबसे ऊपर में जो भी है लाइन नंबर 1 में, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, भले अगर लाइन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो तो ये यहाँ होता, तो यहाँ से चेक करते हैं। इसका कॉन्फ्लिक्ट पेयर ढूंढो, रीड एक्स का कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होगा, WX। तो जिस जिस ट्रांजैक्शन में है एक एक करके, लाइन नंबर 2 में नहीं है, लाइन नंबर 3 में नहीं है, लाइन नंबर 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, WX ढूंढना है। तो WX सेम लाइन में है, सेम लाइन में नहीं ढूंढना, उससे अगर दो बची हुई ट्रांजैक्शन में ढूंढना है। तो रीड एक्स का कॉन्फ्लिक्ट पेयर बची हुई ट्रांजैक्शन में नहीं है तो उससे कहीं नहीं जा रहा, रीड एक्स से हमारा कहीं एरो नहीं जाएगा, T1 से हमारा इस लाइन 1 की बेसिस पे एरो कहीं नहीं जा रहा, हर लाइन पे चेक करना है, हर लाइन पे। और एक पॉइंट पे जब हमारा पूरा ग्राफ बन जाएगा, जैसे ऐसा बन गया ऐसा बन गया ऐसा बन गया, फिर इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते भली लाइन 3 में, लेकिन आखिरी लाइन तक जरूर देखना है। सेकेंड में रीड वाई का कॉन्फ्लिक्ट पेयर इन दोनों में ढूंढो, रीड वाई का WY होना चाहिए। ठीक है, तो रीड वाई का भी नहीं है। अब इसमें क्या है, रीड एक्स का इन दोनों में ढूंढो, इन दोनों में रीड एक्स का है WX, तो यहाँ जाके मिला WX, तो T3 से एरो गया T1 पर, एरो बना दिया। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो T3 से T1 पे गया। अब रीड वाई का WY ढूंढो, तो WY यहाँ, अब ये यहाँ पे भी मिलता है यहाँ पे मिलता है, तो दोनों जगह एरो जाता। ये बात ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि एक जगह मिल गया छोड़ दिया, नहीं, T3 से दोनों जगह एरो जाता। फिलहाल रीड एक्स का WX यहाँ है तो एक जगह एरो। अब रीड वाई का एक WY ये रहा, तो यहाँ से T2 से T3 पे एरो गया। अब T2 के बाद रीड Z का WZ कहाँ ढूंढना है, यहाँ पे तो WZ नहीं है, यहाँ WZ T2 से T1 पे भी गया। अब भी खत्म नहीं करना है, अब WZ का WX देखना है, सॉरी WZ का RZ देखना है, तो T2 से T1, तो ये चीज तो सेम चीज हो गई। अब मान लो T2 से T1 पे ऐसा कुछ आता जिससे T2 पे जा रहा होता, तो T2 से T1 पे एक लॉजिक के बेसिस पे गए। अब मान लो इसमें ऐसा कुछ होता जिससे T1 से दोबारा T2 जा रहा होता, तो ये क्रॉस कर देते हैं हम, क्योंकि एक बार दो एलिमेंट्स के बीच में लाइन बना दी मतलब वो फाइनल है, अब दोबारा ऐसे नहीं कर सकते हम, जितना मुझे पता है। बाकी रीड कर देना इसमें अगर मुझसे कुछ मिस आउट हुआ हो। तो ऐसे ही कर करके हम चेक करते हैं, गोला बनाते हैं, और लूप आ गया तो हम चेक करते हैं कि लूप है या नहीं। अगर जो क्वेश्चन में लूप होगी, जैसे इस क्वेश्चन में लूप है, अब देखो RA का WA यहाँ पर भी है, WA यहाँ पर भी है, सेम में नहीं देखना। तो अब हाँ, वो कौन सी सीक्वेंस है जो चलेगी सीरियलाइजेबिलिटी में, तो एक मिनट, फॉर सीक्वेंस राइट फर्स्ट एज हैविंग रीच्ड इन डिग्री फ्री, हाँ इन डिग्री इसमें कुछ होता है, इन डिग्री नंबर ऑफ एजेस। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, एक मिनट, if no loop cycle is conflict serializability exists then not then in loop follow view serializability in degree number of edges incoming on it। हाँ, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले इन सब में 6 में से कौन सी पॉसिबल है, सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन लिखो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ एजेस उसकी तरफ आ रही है, एरो हेड सबसे कम हो। तो एरो हेड इस पे सबसे ज्यादा है, इस पे सबसे कम है, इससे निकल रहा है 2 पे, लेकिन इस पर जा नहीं रहा। सबसे पहले T2, उसके बाद कौन सा है, T2 सबसे पहले लिख लिया। अब इस पे एक एरो हेड आ रहा है और इस पे 2 आ रहा है, तो T3 T1, तो ये है उसका सीक्वेंस, T2 पहले फिर T3 बाद में फिर T1 उसके बाद, तो ये है उसका सीक्वेंस। देन बोथ कॉम्बो करेक्ट। अच्छा, इफ टू ट्रांजैक्शन हैव सेम इन डिग्री फ्रीडम देन बोथ ट्रांजैक्शन करेक्ट। अगर T2 के बाद T3
और T1 दोनों पे दो एरो हेड आ रहे होते हैं तो T2 T3 T1 T2 T1 T3 वो दोनों पाथ सही होते हैं, बस ये बताया है। अब लूप वाला क्वेश्चन कैसे आ गया। अब क्वेश्चन 2, रीड का राइट ढूंढना है हमें, इन दोनों में राइट यहाँ पे भी है राइट यहाँ पे भी है, तो T1 से कहाँ गया T2 पे और T3 पे, T1 से T2 T3 पे गया। अब इसका देखना है T2 पे, तो ये राइट का राइट यहाँ पर भी है राइट यहाँ पे भी, T2 से भी T1 पे गया, T2 T1 से T2 T3 गया, T2 से भी T3 पे गया, T1 पे गया। तो ये कंडीशन देखो। अब हम लिखते तो है नहीं इसे, हम मैंने बोला था ना अगर इससे इस पे जा रहे हो इससे दोबारा इस पे आ जाए तो हम कंसिडर नहीं करते। कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ लूप आ गया है, तो वहाँ पे अगर कंसिडर नहीं करने का मतलब उसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में कंसिडर नहीं करते, उसे बोल देते हैं यहाँ पे लूप आ गया है, T2 से T1 से T2 पे गया, T2 से दोबारा T1 पे आ गया, तो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि ये व्यू सीरियलाइजेबल है और ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये बोलना है। ठीक, फिर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी आ गई, एग्जांपल बताया इन्होंने, बस एक एग्जांपल बताया, इस बार कुछ नहीं है। उसके बाद ये दो तरीके के क्वेश्चन टाइप हो गए। अब लॉकिंग आ गई। लॉकिंग में क्या है, लॉकिंग में शेयर एक्सक्लूसिव लॉकिंग है, प्रॉब्लम्स है इसमें कुछ, इसमें सीरियलाइजेबल फलाना टिमकाना प्रॉब्लम है, ये नहीं बता रहा मैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेना। इसका बेसिक मोटिव क्या हो रहा है कि इसमें चार तरीके की प्रॉब्लम होती है, वो एग्जांपल क्या है। पहला वन है सीरियलाइजेबिलिटी नहीं है किसी भी लॉकिंग के यूज के। सेकंड है इररिकवरेबली, मैं इनको एक एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सब में सेम एग्जांपल है। थर्ड है डेडलॉक और स्टारवेशन। डेडलॉक का मतलब पहले सीरियलाइजेबिलिटी, ये सारी चीज कॉन्फ्लिक्ट पे फलाना टिमकाना, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ना हो या व्यू सीरियलाइजेबल ना हो, कोई चीज सीरियलाइजेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो ये इशू आता है कुछ टाइप्स ऑफ लॉकिंग पैरामीटर्स में। लॉकिंग बताता हूँ थोड़ी सी। सेकंड में इररिकवरेबिलिटी, कि रिकवरेबिलिटी का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने गूगल पे से किसी को 10 रुपए दिए, ठीक है, बट उसके अकाउंट में नहीं गए, मेरे अकाउंट से कट गए, और फिर मान लो मेरे अकाउंट में वापस तो नहीं आए, उस बीच में पैसे रह गए, फिर मैंने 10 रुपए दिए, तो मेरे अकाउंट में तो 30 बता रहा है बट उसके अकाउंट में तो 10 इनटेक हुआ, तो मेरे जो 10 रुपए लॉस हुए, तो उसकी वजह से डर्टी रीड प्रॉब्लम आ जाती है। डर्टी रीड क्या होता है, डर्टी रीड ये होता है कि कोई भी डेटा आइटम पे वैल्यू कुछ और थी, तुमने रीड कुछ और कर दिया, तो डर्टी रीड वगैरह आ जाती है। तो डर्टी रीड, रिकवरेबिलिटी, इररिकवरेबिलिटी क्या होती है, इररिकवरेबिलिटी इशू होता है हमारा। रिकवरेबल शेड्यूल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डर्टी रीड आ गई तो रोल बैक हो जाए, पुराने स्टेट पे आ जाए, जैसे अगर मेरा 40 रुपए नहीं आया तो मेरा 10 रुपए वापस आ जाए, ठीक है, तो ये होता है। 40 रुपए है अगर मेरे पास, तो 10 रुपए कट गया तो वापस आ जाए मेरे पास, सारी ट्रांजेक्शन शुरू से करूंगा मैं, बोले कि भाई सॉरी गलती से मैंने पैसे काट दी, ये चीज सही नहीं थी, तो लो दोबारा से तुम किसी को पेमेंट कर दो। तो ये चीज होती है रिकवरेबिलिटी, कि भाई जो भी मैंने करा अगर वो कहीं पे जाके फेल हो जाता है तो मैं शुरुआत की इनिशियल कमिट से पहले स्टेट पे आ जाऊँ। तो ये जो रिकवरेबिलिटी, इररिकवरेबिलिटी क्या होती है, ये चीज ना होने की टेंडेंसी। तो इररिकवरेबिलिटी इशू है, रिकवरेबिलिटी बनाना है। नॉन सीरियलाइजेबिलिटी इशू है, सीरियलाइजेबल बनाना है। डेडलॉक इशू है, नॉन डेडलॉक बनाना है। स्टारवेशन इशू है, नॉन स्टारवेशन बनाना है। तो इन पूरे 4-5 टाइप ऑफ लॉकिंग में सब में यही सारे 4 इशू आएंगे, और उस लॉकिंग के तरीके ने कैसे हैंडल करा उस इशू को, बस ये है इसमें। तो ये पूरा थियोरेटिकल है, एग्जाम्पल फिक्स रहेंगे एज इट इज, एग्जाम्पल समझाने, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन बदल ही नहीं सकता, ठीक। तो इसीलिए न्यूमेरिकल काइंड ऑफ नहीं है ये, तो नहीं बता रहा मैं। तो सीरियलाइजेबल, तो इसमें लॉकिंग से देखते हैं अब हम। लॉकिंग क्या है, दो तरीके की लॉकिंग होती है, शेयर और एक्सक्लूसिव लॉक। अगर रीड रीड ऑपरेशन है तो इसमें शेयर लॉक लगेगा, इसमें मनी मनी रीड ऑपरेशन हो गए, और रीड के साथ राइट आ गया, राइट के साथ रीड आ गया, सॉरी राइट के साथ राइट आ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक लगेगा। भाई मैं पहले पढ़ लूंगा फिर तुझे दूंगा, मैं पहले साइन कर लूंगा उस शीट में फिर तुझे दूंगा। तो शेयर्ड के साथ शेयर्ड में टिक है, रीड है, एक्सक्लूसिव लॉक है, शेयर्ड लॉक है। बाकी कहीं पे भी एक्स आ गया एक्सक्लूसिव के, हाँ सॉरी, ये ऐसे रीड राइट, तो यहाँ पे शेयर्ड है, फिर कहीं पे भी राइट आ गया तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। अब क्या है, शेयर्ड के साथ शेयर्ड लॉक अलाउड है, बट एक्सक्लूसिव लॉक के साथ एक्सक्लूसिव लॉक कहीं पर भी अलाउड नहीं है। दो मतलब मान लो अगर ए डेटा आइटम पे T1 ने शेयर लॉक लगाया है, तो सेम टाइम पे T2 भी वो शेयर लॉक लगा सकता है, T2 में भी शेयर लॉक ऐसे लग सकता है। बट मान लो एक डेटा आइटम है A, उस पे T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है, तो T2 में एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लग सकता,
गलत है until unless ये अनलॉक ए कर दे। तो ये टर्मिनोलॉजीज होती है, तो ये थोड़ा आप रीड कर दीजिएगा आप। इसे लिखने का ये सारा तरीका होता है। हमने ऊपर वाली टेक्निक फॉलो करिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा। तो इसमें एक्सक्लूसिव ब्लॉक सेम लाइन में देखते हैं, इसमें ऐसे ऐसे नहीं देखते, उसमें एक लाइन में देखते हैं और कब रिलीज हो रहा है, तो इसमें पूरा वो है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसे सॉल्व करने का तरीका है, इस सब में तो सॉल्व नहीं हो रही है। रोजगार फलाना ढिमकाना उसे एक्सप्लेन किया गया है टाइम वगैरह के साथ, तो ये देख लेना, इतना भी नहीं बता रहा मैं। 2 पीएच में कहानी है, इसमें ग्रोथ फेज बताया, श्रिंकिंग फेज बताया। 2 पी शेयर एक्सक्लूसिव ब्लॉक में क्या है, कहीं पे भी कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 2 पीएच में क्या है, फेज लॉकिंग में क्या है, पहले इसका ग्रोइंग फेज होगा फिर श्रिंकिंग फेज होगा, मतलब सब पहले एक साथ लॉक करेगा फिर सारे घटाघट अनलॉक करेगा और इसके अनलॉक के बाद ही तो उस दिन ट्रांजेक्शन चलेगी। तो इससे सीरियलाइजेबिलिटी की इशू सॉल्व हो जाता है कि पहले इसने सारे लॉक दे दिए फिर सारा अनलॉक कर दिया, अनलॉक के बाद इस पे आया कि भाई तू काम कर। तो पहले T1 कंप्लीट होना लाजमी है फिर T2 होगी, तो इससे सीरियलाइजेबिलिटी सॉल्व होगी। लेकिन डेडलॉक या बाकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। डेडलॉक क्या है, कोई भी चीज एक रिसोर्स के लिए इनफाइनाइट टाइम तक वेट कर रही है। स्टारवेशन क्या है, फाइनाइट टाइम तक वेट कर रहा है। कोई भी इसको भूख लगी है, ऑर्डर दिया, एक कभी आएगा ही नहीं लेकिन उम्मीद है कि आने आ सकता है, तो सॉरी उम्मीद भी नहीं है कि आएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, डेडलॉक। और उम्मीद है कि खाना ऑर्डर दिया है 10 घंटे बाद ही सही आएगा सही, तो ये है हमारा स्टारवेशन। तो ये सारी इशू सॉल्व नहीं हुई, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ड्रॉबैक्स आ गए। फिर इरिकवरेबिलिटी हो गया, सीरियलाइजेबिलिटी सॉल्व हो गई, इरिकवरेबिलिटी अब भी सॉल्व नहीं है। कोई यहाँ पे खराब हो जाए और वापस चला जाए और फिर ये चलना शुरू हो, तो ये तो गलत रीड हो गया। और अगर ए की वैल्यू 50 है एक्चुअल में और 60 सेव होगा, तो ये पूरा ए पर ऑपरेशन कर दिया, तो इसकी खराबी की वजह से ये तो गया। तो कैस्केडिंग रोलबैक, कैस्केडिंग रोलबैक, अगर एक रोलबैक हो जाए तो वो एक एक करके सबको रोलबैक करवा देगा, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो कैस्केडिंग रोलबैक यही होता है कि अगर एक ट्रांजेक्शन फेल हो गई एक डेटा आइटम पे, वो सबको रोलबैक करा देगी भले ये ठीक हो। तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, भले मिली सेकेंड से चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट 2 पीएच है, रिगोरस 2 पीएच है, कुछ कहानी है, कंजर्वेटिव 2 पीएच है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वही है, इसमें कुछ नहीं बताया गया है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल पे तमीज से आ जाते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बड़ी हो गई है मेरे हिसाब से, या अगर इसी में खींच सकूं मैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, इससे लेना देना नहीं, अभी तक जितना पढ़ा वो लॉजिक लगाना ही नहीं है। कहाँ है, एक मिनट, कहाँ है, शायद से पेज मिस हुआ, कंजर्वेटिव 2 पीएच। खैर ट्रांस टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, हर किसी में ना एक वैल्यू दी हुई होती है ट्रांजैक्शन के ऊपर, या क्वेश्चन में गिवन होगी T1 हैज वैल्यू दिस, उस वैल्यू का नाम भूल गया मैं। क्वेश्चन देख लो, एज पर ऑर्डरिंग टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल इज देयर एनी चांस द ट्रांजैक्शन विल रोल बैक। एक तो रोल बैक चेक करना पड़ता है और दूसरा आरटीएस वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक वैल्यू दी हुई होती है, उसका मतलब ये जितनी कम वैल्यू उतना, मतलब जितनी छोटी वैल्यू उतना वो जल्दी स्टार्ट हुआ है। मतलब मान लो एक ने 100 मीटर से रेस भागना स्टार्ट करी है, एक ने 200, मतलब एक ने 10 सेकंड पे रेस भागना स्टार्ट करी, एक ने 20 सेकंड में, एक ने 30 सेकंड में। तो मान लो एक 10 साल पहले पैदा हुआ है, या नहीं, मान लो एक 10 जनवरी को पैदा हुआ है, एक 20 जनवरी को, एक 30 जनवरी को। जो 10 जनवरी को पैदा हुआ है, जो ट्रांजेक्शन पहले चली है वो ओल्डेस्ट हो गई, जो बाद में पैदा हुआ है वो लेट हो गया, यंगेस्ट हो गया। तो यहाँ पे तो वही हो, ये बस नंबर है होते हैं कुछ जो ओल्डेस्ट यंगेस्ट बताते हैं, इनकी यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो हमें आरटीएस और डब्ल्यूटीएस वैल्यू निकालनी पड़ती है। आरटीएस क्या होता है, डब्ल्यूटीएस क्या होता है, इसकी एक तरीके की वैल्यू होती है। आरटीएस डब्ल्यूटीएस कुछ नहीं होता, जस्ट हमें एक तरीके की वैल्यूज असाइन करनी पड़ती है, बस एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल में है, फुल फॉर्म भूल रहा हूँ मैं, राइट टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प। क्वेश्चन में ऐसा होगा, ये कुछ ये दे देंगे, इसके ऊपर कुछ नंबर दे देंगे और यहाँ पे 000 दे देंगे, नहीं दिया हुआ हो 000 अज्यूम करना है और इस टेबल को अपडेट करना है कि रीड ए का आरटीएस क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, ए का डब्ल्यूटीएस क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। और ये हमेशा हर पॉइंट पे अपडेट होता रहेगा, ये नहीं कि एक बार ये 0 हो गया, 100 सेट हो गया तो ये अगर नीचे तक चेक करते गए तो ये बदलेगा नहीं, ये 400 भी हो सकता है। तो इसका कुछ लॉजिक होता है हमारा। तो इसका लॉजिक मैंने लिखा था पिछले पेज पे, जो कि है नहीं, एक मिनट,
तो हाँ, तो इसमें हमें करंट क्या चेक करना पड़ता है, सबसे पहले रीड ट्रांजैक्शन ए है तो हमें आरटीएस ऑफ ए निकालना है। आरटीएस ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, रूल होता है, रूल्स होते हैं, चेक करना पड़ता है करंट गिवन आरटीएस ऑफ ए अगर बड़ा हो टाइम स्टॉप ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। अभी हम टी वन कंसिडर कर रहे हैं, टी वन का आर ए देख रहे हैं, तो टी वन के आर ए में हमें ये देखना है करंट आरटीएस ऑफ ए जो दिया हुआ है, क्या वो टी वन जो है, अभी हम इसका टी वन में आर ए कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये टी टू में ऐसे लिखा होता तो टी टू का जो नंबर ये टाइम स्टैम्प दिया हुआ होता उससे कंसिडर करते। तो फिलहाल हम चेक कर रहे हैं तो लिख लिख के ऐसे ही स्टेप मार्किंग है, क्या हमें आरटीएस ऑफ ए जो है गिवन या ये वैल्यू टाइम स्टैम्प वैल्यू से बड़ी है या नहीं, ये चेक करना है। टाइम स्टैम्प वैल्यू इन तीनों में से कौन सी होगी, जिसका हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका हम कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या ये 100 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो रोल बैक कर जाएगा, अगर ये आरटीएस इस वैल्यू से बड़ा है तो रोल बैक कर जाएगा। तो रोल बैक ही चेक करना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, और रोल बैक के साथ साथ टेबल अपडेट करना है। तो 1 मिनट चार्ज जो हो गया है, तो रोल बैक करेगा नहीं करेगा पूरे में हम यही देख रहे हैं। तो क्या आरटीएस की वैल्यू उससे, ये सिर्फ आरटीएस निकालने का तरीका है, आरटीएस की वैल्यू उससे बड़ी है या नहीं गिवन टाइम स्टैम्प वैल्यू से। तो ये 0 नॉट ग्रेटर देन 100 तो इट विल नॉट रोल बैक। अगर रोल बैक नहीं होता तो तुम क्या करो, इसकी वैल्यू अपडेट कर दो आरटीएस ऑफ ए वर्सेस टी1 में जो भी मैक्सिमम हो, जो भी तुमने कंपेयर करो उसमें जो भी मैक्सिमम 100 है तो आरटीएस ऑफ ए 100 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये 100 हो गया, 0 काट के 100 हो गया। अब सेकेंड आरबी है ये, अब चेक करना है क्या इसका आरटीएस ऑफ बी ग्रेटर देन 200 से, 0 नॉट ग्रेटर देन 200। करंट तो आरटीएस आर है ना, ये रीड वाला है तो आरटीएस चेक करना है, डब्ल्यू आएगा तो डब्ल्यूटीएस चेक करेंगे तब की तब देखी जाएगी। तो ये हो गया। तो अब हमें चेक करना है इसकी वैल्यू, रोल बैक भी देखना है और इसकी वैल्यू अपडेट भी करनी है। तो इसकी वैल्यू 0 है, ये 200 है, तो 0 200 से बड़ा नहीं है तो इसे वैल्यू अपडेट कर दो। 0 और 200 के बीच में जो भी मैक्सिमम है, 200 मैक्सिमम है, 0 काट के लिख दिया 200, बाद में 300 हो जाएगा, नीचे क्वेश्चन में देखेंगे। थर्ड, इस पे जाएंगे, ठीक है। T3 में आरबी है, तो पहले चलो इस पे चलते हैं, ये शायद से इससे नीचे होगा। क्या इसकी 0 इससे 300 से बड़ा है, तो ये हमेशा 0 नहीं होता क्वेश्चन में, अगर ये 500 दिया हुआ होगा तो नहीं है तो रोल बैक कर जाएगा, तो ये वैल्यू 500 ही रहेगी। तो 0 300 से बड़ा नहीं है। आरटीएस ऑफ बी, अगेन आरटीएस ऑफ बी आ गया, थर्ड ट्रांजेक्शन में भी सादा बी आ गया। तो अब 0 नहीं देखेंगे, इसने 0 वर्सेस 200 में अब चेक करा, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 200, 200 कर दिया, तो करंट वैल्यू हमारी आरटीएस की 200, आरटीएस ऑफ बी, आरटीएस बी 200 है। अब चेक करना है क्या आरटीएस ऑफ बी, क्या 200 उसके जिस भी ट्रांजैक्शन में है उसके टाइम स्टैम्प से बड़ा है या नहीं। तो 200 300 से बड़ा है या नहीं, नहीं है बड़ा, तो ये वाली वैल्यू आरटीएस ऑफ बी हो जाएगी। तो 200 काट के भी 300 हो गए, बड़ा होता रोल बैक हो जाता, खत्म यहाँ तक। अभी फिलहाल आरटीएस ही करवा रहे हैं, फिर डब्ल्यूटीएस करवाएंगे। कहाँ है ये, 1 मिनट, डब्ल्यूसी किया, हाँ ये तो रहा टी डब्ल्यूसी। अब जब डब्ल्यूसी में ना दो चीजें चेक करते हैं, यहाँ तो हम सिर्फ उसी आरटीएस वैल्यू उसी ट्रांजेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, बट डब्ल्यूटीएस में ऐसा नहीं होता। डब्ल्यूटीएस में मान लो इससे पहले ये डब्ल्यूटीएस मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इन दोनों सेम लाइन में तो पहली वाली ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है, मिस हो गया मुझसे, T1 में डब्ल्यूसी आ रहा है, तो हमें क्या करना है दो चीजें चेक करनी है। एक तो आरटीएस चेक करना है, डब्ल्यूटीएस में आरटीएस चेक करना कंफर्म है, आरटीएस क्या T1 से बड़ा है, क्योंकि T1 में आ रहा है, तो 0 100 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस चेक कर दिया, नहीं है फॉल्स, तो रोल बैक नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, क्या डब्ल्यूटीएस ऑफ सी ग्रेटर देन T1 है, दोनों 0 था इस कंडीशन में, यहां तक दोनों 0 है, तो डब्ल्यूटीएस ऑफ सी जो है वो टाइम स्टैम्प ऑफ T1, ये दोनों चेक, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे तो 0 था, सी की बात हो रही है, सी अभी 0 है, ये दोनों अपडेट हुआ है, सी अभी तक 0 है, ठीक है। तो आरटीएस ऑफ सी नहीं है, अभी हमें डब्ल्यूटीएस ऑफ सी असाइन करने की बात है, रोल बैक चेक करना है पहले। रोल बैक चेक करने के लिए ये दोनों कंडीशन है, क्या आरटीएस ऑफ सी टाइम स्टैम्प जिसमें आ रहा है उससे बड़ा है, 0 100 से बड़ा नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ठीक है रोल बैक नहीं हो रहा। दूसरी चीज, क्या इस चीज का डब्ल्यूटीएस जो कि अगेन 0 है, क्या 100 से बड़ा है, नहीं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, नहीं बड़ा नहीं है, मतलब यस हमारा रोल बैक नहीं हो रहा। अब रोल बैक नहीं हो रहा तो भाई डब्ल्यूटीएस अपडेट करो। डब्ल्यूटीएस अपडेट करें, कैसे करें,
उसमें तो मैक्सिमम ले रहे थे, अब इसमें तो दो कंडीशन चेक करी, क्या किसका मैक्सिमम लेना देना ही नहीं है, हमें मैक्सिमम लेना ही नहीं है, जो वैल्यू ऊपर है वही असाइन कर दो, T1 असाइन कर दो, इसमें मैक्सिमम लेना देना ही नहीं है, T1 ही असाइन होगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो भाड़ में जाए, राइट वैल्यू में वही असाइन होगा जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोवाइडेड दीज टू कंडीशंस अगर फॉलो करें। तो वैसे ही अब आ गया आरबी का, मैंने बता दिया। अब आरसी आ गया, आरसी में क्या देखना है हमें, आरसी करंट जी कितना है, 0 है, 0 वर्सेस 100, 100 बड़ा है, 100 असाइन कर दिया, ठीक है, ये आसान है, अब एक एक नहीं देख रहे। अब डब्ल्यू बी आ गया, तो क्या दो कंडीशन चेक करनी है, क्या आरटीएस ऑफ बी जो कि 300 है इससे बड़ा है, यस, आरटीएस ऑफ बी अभी तक क्या है, 300 है, करंट वैल्यू तो क्या 300 जिस ट्रांजैक्शन में वो आ रहा है 200 में, क्या उससे बड़ा है, यस बड़ा है, रोज बैक, रोज बैक आ गया, फाड़ में जाए सब क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन में, स्टिल चेक करके दिखाना है यहाँ तक, इसकी वजह से रोल बैक हो रहा है, इसकी वजह से होगा नहीं, स्टिल चेक करना है, छोड़ना नहीं है, रोल बैक आ गया क्वेश्चन खत्म वही, लेकिन स्टिल लिखना है, तो रोल बैक आ गया तो मतलब उस वैल्यू को हमें असाइन करना ही नहीं है, डब्ल्यू टी एस ऑफ बी वही रहेगी, इस पे काट के लिखना है रोल बैक, इसमें असाइन ही नहीं करना, स्टिल हमें आगे जाना है, डब्ल्यू ए पे आ गया, तो डब्ल्यू ए पे क्या करते हैं, आरटीएस ऑफ ए इससे बड़ा है, यानी अब ऑब्वियस सी बात है 100 जो है करंट वैल्यू 300 से नहीं बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ठीक है, क्या डब्ल्यू टी एस ऑफ ए करंट 0 है, 0 ग्रेटर देन 300 नॉट नहीं है, झूठ है, ये गलत है, तो मतलब सही है, दोनों चीजें सही है, तो इसकी वजह से रोल बैक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जब रोल बैक नहीं हो रहा तो उसे वैल्यू आंख बंद करके ये असाइन कर देना है, तो हमने आंख बंद करके ये फाइनली असाइन कर दिया, भले क्वेश्चन खत्म। तो ये तरीका है देखने का। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन टाइप 2, हाँ, तो विच ऑपरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोल बैक, तो इसमें हमें वही एक एक करके चेक करना है, विच ऑपरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोल बैक, सेम तरीके से चेक करना है कि भाई ये ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है रोल बैक के लिए, स्टिल आगे तक चेक करो, तो सेम क्वेश्चन है दो बार, तो टाइम स्टैम्प के भी हो गए क्वेश्चन। अब आता है नॉर्मलाइजेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, अलग ही है थोड़ा टॉपिक, इससे रिलेटेड नहीं है।